हेलो दोस्तों। कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा तय किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, क्योंकि हमने किसी और से नहीं, खुद से जो वादा किया है, खुद से जो वादा किया है। तो आइए आज अपना दोस्त जी के चैनल के साथ हिंदी साहित्य के आधुनिक कक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं छायावाद। इस वीडियो में छायावाद की समग्र विवेचना पढ़ेंगे, जिसमें छायावाद की समय सीमा, इसके प्रथम प्रयोक्ता, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई छायावाद की परिभाषाएं, छायावाद को किस विद्वान ने किस अर्थ में ग्रहण किया, छायावाद की प्रवृत्तियां, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के आधार स्तंभ, जिसमें छायावाद की वृद्धत्रयी, लघुत्रयी और सभी प्रकार की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। छायावाद। छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। तो 1918 से 1936 छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात 1918 से 1938 तक के लिए कही है। 1918 में जर्ना के प्रकाशन से छायावाद का आरंभ माना जाता है। तो 1918 में जर्ना से छायावाद की शुरुआत, तथा 1936 के प्रगतिशील लेखक के प्रथम अधिवेशन एवं सुमित्रानंदन पंत की रचना युगांत 1936 में आई थी, जिससे छायावाद का अंत माना जाता है। तो 18 से 36 पंत की रचना युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना युगांत 1936 जो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहलाती है। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडेय 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद निबंध लिखकर इस शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। मुकुटधर पांडेय ने छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य रूप में किया था। तो सबसे प्रथम प्रयोक्ता है मुकुटधर पांडेय। छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता सुशील कुमार, इन्होंने निबंध लिखा था हिंदी में छायावाद 1921। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई छायावाद की परिभाषाएं पढ़ते हैं। पहली परिभाषा मुकुटधर पांडेय की है। मुकुटधर पांडेय ने कहा है, मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं, भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया। तो मुकुटधर पांडेय ने कहा है, कविताओं में भाव नहीं, भावों की छाया मात्र है। ये वाला कथन मुकुटधर पांडेय। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जब आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मिलान करो का प्रश्न भी बन सकता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया आत्मा में, यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। जय शंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर काव्य में स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगे, तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो वेदना के आधार पर काव्य में स्वानुभूति अभिव्यक्ति, जय शंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्दिक्त है, इसका मूल सर्वात्मवाद है। तो प्रकृति के बीच जीवन का उद्दिक्त, ये कथन महादेवी वर्मा का है। रामचंद्र शुक्ल, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद, दूसरा काव्य की शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में। तो रहस्यवाद और दूसरा काव्य की शैली, रामचंद्र शुक्ल, दो अर्थ वाला कथन। पहला रहस्यवाद, दूसरा काव्य की शैली। गंगा प्रसाद पांडेय, छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। तो वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी गंगा प्रसाद पांडेय। तो गंगा प्रसाद बीच की कड़ी, गंगा में बीच की कड़ी रखनी है। डॉक्टर नगेंद्र, बहुत ही मोस्ट कथन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है।
तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र का हो गया। राम स्वरूप चतुर्वेदी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। तो शक्ति काव्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर बच्चन सिंह छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। तो बच्चन सिंह ने निजी जीवन की अभिव्यक्ति बताया है छायावाद को। डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति नामवर सिंह, पुरानी रूढ़ियों नामवर सिंह। रामविलास शर्मा नगेंद्र का उल्टा कथन इसमें रखना है। नगेंद्र ने कहा था छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और रामविलास शर्मा का कथन है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वर्ण थोती नैतिकता रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह नहीं, रामविलास शर्मा। नंद दुलारे वाजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो आध्यात्मिक छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे आध्यात्मिक छाया। सुशील कुमार इस कालखंड में द्विवेदी युग की मान्यताएं से भिन्न निजी जीवन का संकेत देने वाली कविताओं की प्रचुरता है। तो निजी जीवन का संकेत देने वाली कविताएं सुशील कुमार, और एक कथन और आया था अभी, निजी जीवन की अभिव्यक्ति डॉक्टर बच्चन सिंह। तो निजी जीवन की अभिव्यक्ति डॉक्टर बच्चन सिंह, और सुशील कुमार ने भी ऐसे ही कहा है निजी जीवन का संकेत देने वाली कविताओं की प्रचुरता, सुशील कुमार। एक बार वापस देखते हैं। सुशील कुमार निजी जीवन का संकेत देने वाली कविताओं की प्रचुरता, नंद दुलारे वाजपेयी आध्यात्मिक छाया का भान, रामविलास शर्मा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति नामवर सिंह, निजी जीवन की अभिव्यक्ति बच्चन सिंह, शक्ति काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र, और बीच की कड़ी वाला कथन गंगा प्रसाद पांडे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा दो अर्थ होने चाहिए, एक रहस्यवाद, दूसरा काव्य की शैली। अगला भी अच्छा टॉपिक है कि छायावाद को किसने किस अर्थ में ग्रहण किया, इन परिभाषाओं का सार भी इसमें आ जाएगा। तो मुकुटधर पांडेय ने रहस्यवाद के रूप में, महावीर प्रसाद द्विवेदी अन्योक्ति पद्धति, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति में, सुशील कुमार ने अस्पष्टतावाद, रामचंद्र शुक्ल शैली और वैचित्र्य दो अर्थ कहे थे, सुमित्रानंदन पंत सौंदर्य की छाया, नंद दुलारे वाजपेयी आध्यात्मिक छाया का भान। तो नंद दुलारे वाजपेयी। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली के रूप में छायावाद को लिया है, जय शंकर प्रसाद कांति के अर्थ में, डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद के अर्थ में ग्रहण किया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह स्वच्छंदतावाद, शांति प्रिय द्विवेदी प्रकृति में आत्मा का दर्शन, गंगा प्रसाद पांडेय वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी, नामवर सिंह राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, महादेवी वर्मा प्रकृति के माध्यम से जीवन का उद्दिक, तो महादेवी वर्मा प्रकृति के माध्यम से जीवन का उद्दिक, नामवर सिंह राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, और गंगा प्रसाद पांडेय वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी। रामविलास शर्मा ने छायावाद को थोती नैतिकता रूढ़िवाद एवं साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह बताया। रामस्वरूप चतुर्वेदी शक्ति काव्य के रूप में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहस्यवाद के रूप में। तो ध्यान रखना है निराला और मुकुटधर पांडेय दोनों ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद के रूप में ग्रहण किया। भगवती चरण वर्मा सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति, प्रभाकर माचे दार्शनिकता के अर्थ में छायावाद का अर्थ ग्रहण किया है, और गुलाब राय ने भी दार्शनिकता के अर्थ में। तो ये विभिन्न विद्वानों के छायावाद के प्रति अर्थ थे। अब छायावाद की विभिन्न प्रवृत्तियां, छायावाद की विभिन्न प्रवृत्तियां, इसमें पहली है निजी जीवन की अभिव्यक्ति। तो छायावाद में निजी जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है।
वेदना की अभिव्यक्ति, पलायनवाद, मानवतावाद, समन्वयवाद, वैयक्तिक शैली यानी व्यक्तिगत भावना, प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण, नारी की महत्ता, निराशा की भावना भी छायावाद में है। सूक्ष्म सौंदर्य भाव छायावाद में देखने को मिलता है। प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, छायावाद में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द प्रदान खड़ी बोली प्रयुक्त हुई है और लाक्षणिकता छायावाद की शैली में पाई जाती है। तो ये थी छायावाद की प्रवृत्तियां, निजी जीवन, वेदना की अभिव्यक्ति, पलायनवाद, मानवतावाद, वैयक्तिक शैली, नारी महत्ता, प्रकृति चित्रण, निराशा की भावना, प्रतीकों का प्रयोग, तत्सम प्रदान शैली। छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमितानंदन पंत है। रामचंद्र शुक्ल ने सुमितानंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक, शुक्ल के अनुसार मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक है। प्रभाकर महाचे और विनीत शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत। तो नंद और सुमित्रा नंदन दोनों में नंद नंद शब्द आएगा। नंद दुलारे के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत, गणपति चंद्र गुप्त, इला चंद्र जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद। सर्वमान्य रूप से छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, याद रखना है। गणपति चंद्र गुप्त और इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ, डॉक्टर कृष्णदेव जारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत, छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और छायावाद की शक्ति या दुर्गा महादेवी वर्मा। 4 आधार स्तंभ है। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत, छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद की शक्ति। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रसाद, पंत और निराला। ये भी मोस्ट सवाल है। छायावाद की व्रत त्रयी यानी 3 बड़े कवि, तो प्रसाद, पंत और निराला, ये छायावाद की वृद्ध त्रयी है यानी बड़े कवि है। और छायावाद की लघु त्रयी पूछे जिसमें 3 छोटे कवि है, तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। 3 वर्मा है, महादेवी, रामकुमार, भगवती चरण, लघु त्रयी में। छायावाद के चारों आधार स्तंभों के दार्शनिक मत, ये भी मोस्ट सवाल बनता है। जयशंकर प्रसाद का दार्शनिक मत है शैव दर्शन या आनंदवाद, जिसे प्रतिविज्ञावाद भी कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन, निराला वेदांत और अद्वैतवादी दर्शन। तो निराला का वेदांत और अद्वैतवादी दर्शन रहा है और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन या आनंदवाद या प्रतिविज्ञावाद, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन, निराला वेदांत या अद्वैतवादी, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। अब समग्र विवेचना के रूप में छायावाद के कुछ विशेष तथ्य पढ़ते हैं। मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा है। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखना, खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावाद है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर ईसाई संतों के फैंटेमासा का प्रभाव बताया है। तो फैंटेमासा का प्रभाव शुक्ल ने बताया है। शुक्ल जी ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा है। मोस्ट कथन है, शुक्ल जी ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा है। छायावाद का पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव भी है। छायावाद पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव भी है। नोट लिखा हुआ है कि पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म का प्रारंभ वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के संयुक्त काव्य संकलन लिरिकल बैलेड्स, जो 1898 ईस्वी की रचना है, से माना जाता है। तो पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के काव्य संकलन लिरिकल बैलेड से आया है और यही रोमांटिसिज्म छायावाद पर भी
दिखता है। बहुत ही मौत सवाल है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना, सुमित्रानंदन पंत की रचना। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। तो पल्लव की रचना, पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो, तो पल्लव है वो पंत की रचना पल्लव, जिसको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। युगांत 1936 को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। युगांत 1936 छायावाद का अंत का घोषणा पत्र। आलोचकों ने पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा दोष माना है। मुक्तिबोध ने छायावाद को पलायनवाद कहा है। तो मुक्तिबोध ने छायावाद को पलायनवाद कहा है। जागरण छायावाद का घोर समर्थक पत्र रहा है। जागरण। लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा है। छायावाद और रहस्यवाद तत्वतः एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। छायावाद प्रकृति में जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद शैली विशेष है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता है। तो गीति तत्व की प्रमुखता छायावाद में है। कामायनी 1935 छायावाद की चरम परिणति है। इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। छायावाद की भाषा कोमलकांत पदावली युक्त है। छायावाद की प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत है। तो ये थे अपने छायावाद की आज समग्र विवेचना पढ़ी। इसके अगले वीडियो में अपन महादेवी वर्मा को विस्तार से पढ़ेंगे। अपना दोस्त जिक्की चैनल पर पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेवें, और पुराने सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।